नमस्कार। एमवीटी का इस सेशन में हम लोग जानेंगे हमारा डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो किरीबुरु मेघाताबुरु में इम्प्लीमेंट किया है। किरीबुरु मेघाताबुरु सहित आरएमडी का हर आयरन और माइंस में आईएसओ 9001 2015, आईएसओ 14001 2015 और आईएसओ 45001 2018 जो 3 मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड है, जिसका सर्टिफिकेशन हमारा आरएमडी का हर एक आयरन और माइंस में है, इसके बारे में। और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो किरीबुरु माइंस में अभी नया चालू होने वाला है, जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग एमबीटी का इस सेशन में जानेंगे। मैं रथिन विश्वास, असिस्टेंट जनरल मैनेजर माइनिंग, आरएमडी ट्रेनिंग सेंटर किरीबुरु में कार्यरत हूँ। आइए हम लोग जानते हैं जो आईएसओ 9001 अर्थात क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, इन चारों मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अब आप देख रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग हेडिंग दिया इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम एंड ईएनएमएस, आईएमएस एंड ईएमएस। आईएमएस इसलिए बोला है क्योंकि हमारा बहुत सारा माइंस में किरीबुरु, गोवा, अलग अलग माइंस में हमारा ये 3 मैनेजमेंट सिस्टम 9, 14 एंड 45 इन तीनों को एक साथ इंटीग्रेटेड करके लिया गया, इसलिए इसको हम लोग इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। हमारा कुछ माइंस में अलग अलग करके भी लिया है। 9001 केवल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, 45001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें अलग अलग करके भी कुछ माइंस में है हमारा, और कुछ माइंस में इंटीग्रेटेड करके भी है। इसके साथ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले आईएसओ कौन है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आईएसओ एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी दुनिया में 165 देश इसका सदस्य है। हर एक देश के लिए एक ही बॉडी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस कंट्री को। इंडिया के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंडिया का रिप्रेजेंट करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर में है। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसके शॉर्ट फॉर्म होना है आईओएस। बट इसका गवर्निंग काउंसिल ने शुरुआत में इसको ऑल दुनिया भर के सबको एक्सेप्टेंस करने के लिए आईएसओ वर्ड के सिमिलर रखने के लिए आईएसओ बोलते हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन अर्थात आईओएस नहीं होकर के आईएसओ इसको बोला जाता है। जब कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं तो उसको बेनिफिट क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट जो है सेफ, रिलायबल एंड गुड क्वालिटी का है, ये हम लोग इंश्योर करते हैं। ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल है जो टॉप मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट रिडक्शंस के लिए काम आता है। वेस्ट कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इस सब के लिए ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजिक टूल है मैनेजमेंट के लिए। हमारा नया मार्केट एक्सेस करने के लिए भी इस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत मदद करते हैं। कोई भी बिजनेस जब चालू होता है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनर्जी एनवायरनमेंट इंटीग्रिटी ज़रूरत होता है। तो आईएसओ का डिफरेंट स्टैंडर्ड है, उनमें से हम लोग कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आईएसओ 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक मेन आईएसओ का स्टैंडर्ड है जो बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख रहे हैं हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएसओ 45001, ये 2018 में बहुत नया है। इससे पहले ओसास जो सर्टिफिकेशन था उसको आईएसओ 45001 के नाम पे जाना जाता है। इसमें सोशल अकाउंटेबिलिटी ऐसे 8000 है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी के लिए है, और आईएसओ 50001 जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में है। इन
चारों जो हाईलाइटेड है 9000 टन, 45,000 टन, 14,000 टन एंड 50,000 टन, इन चारों के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ISO 9001 जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अर्थात हम लोग जो क्वालिटी में काम कर रहे हैं, हमारा माइंस जिस क्वालिटी के हिसाब से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट को दे रहा है, उस क्वालिटी को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसके ऊपर ये मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस को अपना इफेक्टिवली अपने हिसाब से आगे बढ़ने के लिए मदद करे। इस जो मैनेजमेंट सिस्टम है 9001, इसका रिसेंट वर्जन है 2015 में, इससे पहले का वर्जन था 2008। इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हमको दिखाता है जो कैसे एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, अपना कस्टमर का, अपना स्टेक होल्डर्स को कोई अफेक्ट नहीं करके। ISO 9001 एक कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का बेस करके ही बनता है। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये हर एक प्रोडक्ट को क्वालिफाई सर्टिफाई नहीं करते हैं, ये सर्टिफाई करते हैं हमारा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को। तो इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग हमारा प्रोडक्ट के जो रिस्क एंड आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस कर सकते हैं, हमारे कंपनी का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं, एक सेफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट्स क्या हैं, लीडरशिप एंगेजमेंट है, एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क करते हैं, सिंपल लैंग्वेज है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखते हैं, और ये यूजर फ्रेंडली भी है। नाउ नेक्स्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम है 14,000 टन या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स को क्या देखते हैं, हमारा इन्वायरमेंटल काम में जो रिक्वायरमेंट, जो स्टैंडर्ड है, इसको देखने के लिए। इसका रिसेंट वर्जन ISO 14,000 टन 2015 है। ये से पहले का वर्जन था ISO 14,000 टन 2004। जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इसका कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना और रिस्क अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करना, यही EMS का मेन काम है। EMS अगर हमारा पास है तो हम लोग हमारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को बेटर वे में काम कर सकते हैं, हमारा सिस्टमेटिकली लीगल वे में, लीगल जो रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट का हम लोग ऑब्लिगेशंस कर सकते हैं, पब्लिक कंसर्न, मीडिया अटेंशन, ये सब हम लोग देख सकते हैं। एम्प्लॉय जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑफ प्लेस में काम करना चाहते हैं, ये भी हमारा बेनिफिट है, इसको इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग ये कर सकते हैं। कस्टमर्स रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। पोल्यूटर्स जो है, ये हमारा पे करते हैं जो प्रिंसिपल को, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। हमारा न्यू नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आ सकता है, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट हो सकता है। इसमें ओवरऑल हमारा रिलायबिलिटी, सिस्टम का रिलायबिलिटी बढ़ जाता है, रिस्क कम हो जाता है, हमारा बिजनेस एंड प्रोसेस को बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, हम वेस्ट को रिसाइकल या रिड्यूस करते हैं। ये सारे बेनिफिट्स हम लोग EMS के मिलता है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो OSHA 18,001 था, ये ISO 45,000 ऑन के नाम से 2018 में आ गया। इसका आने का पीछे कारण क्या है, दुनिया में हर साल में वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या डिजीज में 2.3 मिलियन अर्थात 23 लाख लोग मारा जाता है, अर्थात 7,600 डेथ पर डे होता है। इसके अलावा 31 करोड़ 30 लाख नॉन फेटल एक्सीडेंट होता है, जिसमें इंसान का जान तो नहीं गंवाते हैं बट लोग भुगतते हैं उस एक्सीडेंट से। इसके अलावा भी 16 करोड़ लोग ऑक्यूपेशनल डिजीज में जूझ रहा है दुनिया में, अर्थात दुनिया का जो GDP है उसका 4% केवल वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और डिजीज में खर्चा होता है। इसी का चलते ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO बॉडीज की ज़्यादातर मेंबर कंट्री इसको एक्सेप्ट करने लगे, तब ये ISO के एक मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से
2018 में पहली बार आया है। इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये कोऑर्डिनेट सिमेट्री का अप्रोच है जो हेल्थ एंड सेफ्टी की रिस्क को देखभाल करने के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसका हर एक सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम की तरह इसका भी एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है। 1999 में सबसे पहले 18,001 पहले आया था ओसास 18,001। सेकेंड इशू इसका ओसास 18,001 2007 में और 45,001 के नाम से 2018 में नवंबर में इसके पहली बार उद्घाटन हुआ है। क्यों 45,001 डेवलप हुआ? क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की जो स्टैंडर्ड है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑडिटेबल होना चाहिए और हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए रेगुलेशन का जो इंक्रीज हुआ रेगुलेशंस में डिफरेंट इन्फोर्स किया गया, इसके चलते इस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दुनिया भर में ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिस्क है, हार्मफुल रिस्क है, इसको कम करना है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म देना है, इसको बाकी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड करना भी इजी है। इसका मेजर बेनिफिट क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, लायबिलिटी कम करता है, एक्सीडेंट होने का डर कम करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कम होता है, पब्लिक इमेज बेटर होता है, बेटर कैपिटल एक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। किरीबुरु माइंस अभी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम पे जा रहा है। इस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक हमारा जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं किरीबुरु में क्या क्या एनर्जी यूज़ करते हैं? एक हम लोग HSD का डीजल के लिए हम लोग एनर्जी के हिसाब से यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के हिसाब से यूज़ करते हैं। इस एनर्जी जो यूज़ करते हैं उसको मैनेज करने के लिए एक हमारा कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है और एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है। इन दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों सेटअप को हम लोग बैलेंस वे में रखने के लिए ENMS मैनेजमेंट सिस्टम्स सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंस ये है, हम लोग जो ENMS है ये जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव रहते हैं एनर्जी रिपोर्टिंग की। एनर्जी डिफरेंट सेक्शन में हमारा जो यूज़ हो रहा है, आप बोल सकते हैं एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तब भी तो किरीबुरु इफेक्टिवली हमारा टेक्नो इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम हो करके हम लोग हमारा मैनेजमेंट सिस्टम्स बचा के रखते हैं। बट जब आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप एक सेट ऑफ प्रोसीड्योर्स के अंदर जाते हैं जो किरीबुरु माइंस में हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमारे हर एक प्रोसेस, हर एक सिस्टम्स काफ़ी सुधार में आ रहा है। इसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है उसको हम लोग ऑप्टिमम वे में यूज़ करें, हमारा HSD जो कंजम्पशन है उसको ऑप्टिमम वे में यूज़ करें, ये हमारा टारगेट है। इस मैनेजमेंट प्रोसेस जो ENMS है जो हमारा मैनेजमेंट को टॉप मैनेजमेंट एंड अदर जो मैनेजमेंट कैडर्स है हम लोगों को ये हेल्प करते हैं, हमारा एनर्जी सेव करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। इस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी 50,001 2018 में अपडेट हुआ है, अगस्त 2018 में। इसका जो फ्रेमवर्क है कंपनी का मेंटेन पॉलिसी करना है, एनर्जी पॉलिसी क्या होगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना है, इसको एक्सप्लोसिव तरीका से इसके ऊपर एनर्जी कंजम्पशंस के ऊपर सबको अवेयर करना है, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट्स रिजल्ट्स को करना है, इसको रिव्यू करना है और कंटिन्यूअली इसको इम्प्रूवमेंट करना है। ये इस मैनेजमेंट सिस्टम का फ्रेमवर्क है। इसका बेनिफिट ये है, हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनर्जी कंजम्पशंस के लिए इसको बेटर बनाते हैं,
मिनिमाइज्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इंटेंसिटी उसको मिनिमाइज कर देते हैं। एनर्जी डेटा हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि फर्दर डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। ऑर्गेनाइजेशन कल एंड कल्चरल जो चेंज आता है उसको सपोर्ट करने हैं। हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करते हैं। एवं कार्बन एमिशंस को कम करते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग स्टार रेटिंग सिस्टम्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इंडिया में लगा है, इसमें भी उस चैप्टर 4 में कुछ पॉइंट्स रखा हुआ है। एनर्जी में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे कि एनर्जी किसको बोलते हैं, ये क्लॉज 3.5.1 में बोला है, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, स्टीम, हीट, कंप्रेस्ड एयर एंड अदर सिमिलर मीडिया, जिसमें हम लोग एनर्जी का हिसाब से यूज़ करते हैं। इन सब को इस आईएसओ सिस्टम में एनर्जी डिफाइन किया गया है। एनर्जी का यूज़ जो है अर्थात एनर्जी का कंजम्पशन को डिफाइन किया गया क्लॉज 3.5.4 में। जो एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग एनर्जी यूज़ या एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से बोलेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये क्लॉज 3.5.3 में डिफाइन किया गया है। रेशियो और अदर क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट्स एंड परफॉर्मेंस, सर्विस, गुड, कमोडिटी, एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी, इसके ऊपर जो हम लोग इसके डिफाइन किए गए एनर्जी एफिशिएंसी क्या हो सकता है कि नहीं। सिग्निफिकेंट एनर्जी यूज SEU इसको डिफाइन करता है जिस जगह पे जो सब्सटेंशियल एनर्जी कंजम्पशन होता है उस कंडीशन को हम लोग SEU बताते हैं। एनर्जी रिव्यू को डिफाइन किया गया 3.5.5 में, जो एनालिसिस ऑफ एनर्जी है। एनर्जी परफॉर्मेंस 3.4.3 में दिखाया गया। मेजरेबल रिजल्ट्स रिलेटेड टू एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यूज एंड एनर्जी कंजम्पशन को हम लोग एनर्जी परफॉर्मेंस का हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर EPI जो है इसको 3.4.4 में डिफाइन किया गया है। मेजर और यूनिट ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस एज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो डिफाइन करेंगे उस हिसाब से ही एनर्जी का परफॉर्मेंस इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर का वैल्यू जो है ये EPI के पॉइंट स्पेसिफिक पीरियड्स में हम लोग जो बताते हैं ये 3.4.5 में डिफाइन किया गया है। एनर्जी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स इसको डिफाइन किया गया 3.4.6 में। इम्प्रूवमेंट मेजरेबल रिजल्ट्स होना चाहिए ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजम्पशन रिलेटेड टू एनर्जी यूज कंपेयर टू एनर्जी बेसलाइन। एनर्जी बेसलाइन डिफाइन किया गया 3.4.7 में, जो क्वांटिटेटिव रेफरेंस प्रोवाइडिंग ए बेसिक ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी परफॉर्मिंग। इसमें स्टैटिक फैक्टर 3.4.8 में डिफाइन किया गया, रिलेटिव फैक्टर 3.4.9 में डिफाइन किया, नॉर्मलाइजेशन का 3.4.10। एनर्जी टारगेट जो हमारा एनर्जी टारगेट रहेगा ये क्वांटिफाइबल होना चाहिए, इसको 3.4.15 में दिखाया गया। मैनेजमेंट सिस्टम जो 3.2.2 में डिफाइन किया गया है। एनर्जी पॉलिसी 3.2.4 में डिफाइन किया गया है। एनर्जी मैनेजमेंट टीम 3.2.5 में डिफाइन किया गया है। एनर्जी मैनेजमेंट क्योंकि ये हमारा पहले सर्टिफिकेशन है तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादातर जानेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स ऑपरेशन एंड प्लानिंग फंक्शन। जो हमारा ऑपरेशनल फंक्शन है, आप में से बहुत लोग हमारा ऑपरेशनल पार्ट ऑफ व्यू में देखेंगे। एनर्जी आप अगर चाहे तो एनर्जी सेव कर सकते हैं सर्टेन पीरियड से ज़्यादा। अगर डंपर या सब मशीन आइडल है तो हम लोग उसको ऑफ कर सकते हैं। हमारा बेल्ट आइडल रनिंग ना होने दे, ये सारा चीज़ ध्यान रखते हुए हम लोग अपना एनर्जी बहुत हद तक सेव कर सकते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे, नेचुरली ये हमारा ज़्यादा एनर्जी यूज़ होने के बाद हम लोगों के जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन हो सकता है। इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। इसीलिए
हम लोग एनर्जी ऑप्टिमम तरीका से ही यूज़ करेंगे। अभी हम लोग जानते हैं, जब हम लोग कभी ऑडिट सेशंस में आते हैं, कभी ऑडिटर्स, आपका एक्सटर्नल ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर हम में से कोई आप में आपका डिपार्टमेंट में, आपका सेक्शन में ऑडिट करने जाता है, तो आप लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। कोई कोई लोग, इसको कभी कभी पैनिक नहीं होना है। अगर कुछ चीज़ आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है तो उसको पूछ सकते हैं और क्लैरिटी ले सकते हैं। अगर कोई नॉन कन्फर्मिटीज़ है, कोई दिक्कत है, तो आपको उसको एडमिट करना है। आपका वो जगह में प्रॉब्लम हुआ तो उसको एक्सेप्ट करना है। कोई एक्सप्लेनेशन या पेनल्टीज का एविडेंस वगैरह अगर ऑडिटर्स देते हैं तो उसको आपको देखना है। हर चीज़ में आपके जो है नोट लेना है। ऑडिटर जिस हिसाब से बोल रहा है, आपके इनिशियल रिपोर्ट्स को जरूर, इंटरनल ऑडिट एंड अदर्स जितना भी इनिशियल डॉक्यूमेंट्स है, ये अगर ऑडिटर मांगे तो आप दिखाएंगे। आप ऑडिटी का कंडक्ट पोलाइट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, टिपिटिव होना चाहिए, साइलेंस नहीं रहना चाहिए। कमिटमेंट आपको दिखेगा कंपनी के प्रति क्या है, और फॉर्मल होना है बट ओवर सीरियस नहीं होना है। अर्थात बी ऑनेस्ट एंड ओपन। आपको ऑनेस्ट होना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो ज़रूर साइलेंट मोड में रखिए ऑडिट पीरियड में। और इस ऑडिट की जो ऑडिट आपका होगा उसको पर्पस और रिव्यू जो है उसके बारे में जरूर आप ध्यान रखें। आपको ऑडिटर को, ऑडिटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियर नहीं भी हो सकता है, तो आप ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे ऑडिटर्स को जो उनको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाले। कभी भी ऑडिटर को आप चैलेंज नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, आपका मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर लोग जो हैं, ये आपको देख लेंगे। ज़्यादा आप आर्गू नहीं करेंगे, आप अनफेयरनेस नहीं रहेंगे। कोई सॉल्यूशन आप ऑडिटर से नहीं मांग सकते हैं। आप इमीडिएट नॉन कन्फर्मिटी कुछ बोला, इमीडिएट आप फिक्स कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है, ये आपको करना नहीं है। अंत में हम लोग किरीबुरु का पॉलिसीज जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम में और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में, इसके ऊपर जानेंगे। हमारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इन तीनों मैनेजमेंट सिस्टम्स का सेम पॉलिसी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का पॉलिसी है, जो उस टाइम 1 जनवरी 2018 के जो जनरल मैनेजर्स थे उन्होंने पॉलिसी साइन किए थे। उसमें बोला है टॉप मैनेजमेंट ऑफ किरीबुरु आयरन ओर माइंस। किरीबुरु आयरन ओर माइंस की जो टॉप मैनेजमेंट है, किरीबुरु माइंस कौन है? रॉ मटेरियल डिवीजन सेल का एक प्रोग्रेसिव और कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके टॉप मैनेजमेंट कुछ कमिट किया है। क्या किया है उससे पहले हम लोग जाने किरीबुरु माइंस क्या काम करते हैं। किरीबुरु माइंस produces iron ore lumps and fines and dispatch to sister steel plants operating under cell। सेल के अंदर जो स्टील प्लांट्स है, केवल क्रिबरो माइंस उनको ही ये हमारा माल डिस्पैच करते हैं। Will comply with all requirement of IMS standard that includes 9001 2015, ISO 14001 2015 and ISO 45001 2018। इस जो 3 IMS स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड की जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको फुल्ली कंप्लाई करेंगे एंड एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे IMS का ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए। इसमें क्या क्या है? पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग इन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। कि वो का जो पर्पस है, जो कॉन्टेक्स्ट है एंड जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, वो केवल सेल का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ मैच करके ही हो सकता है। कंपाइलिंग ऑल एप्लीकेबल लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट को उसको कम्प्लीटली कंपाइल करना है। हैजर्ड्स को एलिमिनेट करना है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी रिस्क को कम करना है। कॉन्टिन्यूअली हमारा सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करना है। कंस्ट्रक्शन एंड पार्टिसिपेशन, जो हमारा सारे वर्कर्स है
वर्कर्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, कॉन्ट्रेक्चुअल डिपार्टमेंट, सभी ने इन सब के साथ कंसल्ट करके और सबको पार्टिसिपेशंस के तहत ही हमारा माइंस आगे बढ़ेगा। अकेला किसी एक का बस नहीं माइंस चलाना, हम सब लोग इसको करेंगे, सब लोग कंसल्टेंसी करेंगे और इसका पार्टिसिपेशन करेंगे। हमारा इन्वायरमेंट को हम लोग ग्रीनरी रखेंगे और इसका जो रिलेटेड स्पेसिफिक कमिटमेंट है वो सब हम लोग पालन करेंगे। हमारा कस्टमर्स और एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे। ये किरीबुरू का टॉप मैनेजमेंट इसको कमिट करते हैं। इसके अलावा ये जो पॉलिसी है ये सभी एम्प्लॉय को और पर्सन्स जो लोग किरीबुरू के फॉर्म में काम करते हैं उसको जरूर इनवाइट उनको इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा। और इंटरेस्टेड पार्टीज अगर इस पॉलिसी के बारे में जानना चाहे तो अगर हम लोग को लगता है इसको देना चाहिए तो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी जो 2021 के 1 जनवरी में हमारा सीजीएम साहब इसको साइन किया और इस एनर्जी पॉलिसी किरीबुरू अपनाया। इस पॉलिसी का हिसाब से जो है ये हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है इसको सस्टेनेबल वे में हम लोग काम करेंगे, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट हम लोग करेंगे। हमारा इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स को जो है एडुकेट तरीक़ा से रखेंगे, एनएमएस का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो लोग इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं सब लोग एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे। कॉम्प्रिहेंसिव पीरियडिकल ऑडिट होगा, कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट्स करेंगे हम लोग इसमें। जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स और सर्विस है केवल हम उसी को ही खरीदेंगे। और इस पॉलिसी सभी लोग जो किरीबुरू के लिए काम करते हैं सभी एम्प्लॉय सभी लोगों के लिए हम लोग इसको शेयर करेंगे और इंटरेस्टेड पार्टीज को अवेलेबल कराएंगे अप्रोप्रिएट होने से। आपको इसके ब्रीफली इस एमबीटी सेशंस में इसके ऊपर बताया गया क्योंकि आईएमएस अपने आप को एक बड़ा चैप्टर्स है जिसको हम लोग नॉर्मली 2 डेज ट्रेनिंग में कवर करते हैं। आप में से अगर किसी ने इस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके ऊपर आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादा काम करना है या आप उसके साथ एसोसिएटेड है तो आपको मिनिमम 2 डेज का अवेयरनेस ट्रेनिंग के जनरल अवेयरनेस ट्रेनिंग के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं हैं तो नॉर्मल काम के लिए इसको ये जो ट्रेनिंग है ये हमारे जनरल जानकारी के लिए काफ़ी है। आप इसमें ध्यान रखिएगा हमारा क्वालिटी, इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनर्जी इसके ऊपर ऑप्टिमम वे में हम लोग काम करेंगे। अगर आपको कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप rtckiriburu@gmail.com इस मेल आईडी में मेल कर सकते हैं या rathin.mining@yahoo.co.in इस मेल में भी मेल कर सकते हैं। ऑफिस में आप करके हम लोगों से मिल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो थैंक यू।